Yes, very good morning, students. Yes, again, we are expecting around 20 more students to join. Let's have a voice poll check. Yeah, if you all can hear me, students, how much clearly can you hear me? Give it in the poll. Yeah, good morning again. It seems to be clear for everyone. Yeah, very clear for everyone. Fantastic. Yep. So we will try to have the pattern like we did last week. आखिरी का आधा घंटा करीब रखेंगे हम for the homework discussion और बाकी टाइम में हम कुछ नया करेंगे. तो मुझे डायमेंशंस के टॉपिक पे आगे बढ़ना है स्टूडेंट्स. डायमेंशन के टॉपिक पे आगे बढ़ना है, बट उसके पहले यूनिट्स का एक फिनिशिंग टच देना है. एक इंपॉर्टेंट चीज पे बात करनी है यूनिट्स के बारे में. यूनिट्स में ये ग्रुप पे किसी ने इमेज डाली थी तो वहां पे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो गया था कि यूनिट्स में जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे, whenever any quantity is measured, what happens is आप उसका कोई एक यूनिट 1 में मेजर करेंगे, जैसे यूनिट 1 में मेजर करेंगे वर्सेस यूनिट 2 में मेजर करेंगे, तो सेम क्वांटिटी की वैल्यू इक्वली होनी चाहिए. बट यूनिट अगर छोटे बड़े हैं तो साथ में नंबर भी छोटा बड़ा आएगा. n1 u1 is equal to n2 u2. n1 u1 is equal to n2 u2, where what is u1, what is u2? u1 u2 are two units of same quantity. Two units of same quantity. Physical quantity आप same लोगे, राइट. टू यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी आप लोगे, और n1 n2 जो है ये नंबर्स रहेंगे. न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेगी प्योरली, है ना, जिसे कभी कभी मैग्नीट्यूड्स करके भी कहा जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑल्सो रेफर्स टू न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली, राइट. तो नंबर्स है या तो मैग्नीट्यूड्स है. इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने बता दिया था ग्रुप पे. सिंपल एग्जांपल स्कूल लेवल जैसा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. डज इट मीन 1 इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स? डज इट मीन 1 इज इक्वल टू 100? क्यों? लेफ्ट साइड में तो 1 है, राइट साइड में तो 100 है, और कोई तो नंबर नहीं है इक्वेशन में, तो 1 इज इक्वल टू 100 होगा ना, है ना. यूनिट्स डिफरेंट है. तो यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि नंबर सिर्फ नहीं रहेगा, नंबर के साथ यूनिट रहेगा जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते. तो यूनिट मैटर्स अ लॉट. इसीलिए कभी कोई भी अगर किसी भी कैलकुलेशन करने के बाद, फाइनल आंसर निकालने के बाद अगर यूनिट नहीं लिखता है, ठीक है, यूनिट अगर आप भूल जाते हो,
बाय चांस आप भूल जाते हो यूनिट, आपके दिल में है, दिमाग में है कि हाँ हाँ ये लेंथ है तो ये मीटर में होनी चाहिए, लेकिन लास्ट स्टेप में आपने मीटर का एम लिखना भूल गए, सिर्फ नंबर में आंसर निकाल दिया। तो सोचो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, तो टीचर को पूरी परमिशन हो सकती है कि आपको 4 में से 0 मार्क्स दे, क्योंकि आपने यूनिट ही नहीं लिखा। सब कुछ सही किया होगा, फॉर्मूला सही लगाया, कॉन्सेप्ट सही लगाया, कैलकुलेशन सही किए, सब सही किया होगा, लेकिन अगर आपका आंसर इज यूनिट लेस, इसका मतलब आंसर को मीनिंग ही नहीं बनता। इट डज नॉट मेक एनी सेंस, आपके आंसर को सेंस ही नहीं बनता, बिकॉज लेंथ है प्योरली नंबर नहीं हो सकती, इट ऑलवेज नीड्स टू हैव अ यूनिट। सिर्फ नंबर लेंगे तो देखो आपके सामने कैसी अजीब चीज हो रही है, 1 = 100 बोल दो क्या आप, है ना। बट यूनिट मैटर करता है, यूनिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो 1 = 100 तो नहीं है ना, 1 इज स्मॉलर देन 100 है, आपको पता है 1 इज स्मॉलर देन 100। बट अगर मैं कंपेयर करूं मीटर और सेंटीमीटर में, तो मीटर छोटा है कि बड़ा है स्टूडेंट्स? स्मॉलर लिखूं कि ग्रेटर लिखूं? स्मॉलर लिखूं कि ग्रेटर लिखूं? बड़ा है, ग्रेटर लिखना पड़ेगा, है ना। तो बात समझ रहे हो स्टूडेंट्स, बात समझ रहे हो? नंबर वन जहां पे छोटा है, नंबर वन जहां पे छोटा है वहां पे उसका यूनिट बड़ा है। 1 नंबर है छोटा, छोटा नंबर है, जहां छोटा नंबर है उसके साथ बड़ा यूनिट है, उसके साथ बड़ा यूनिट है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जहां बड़ा नंबर है, जहां पे बड़ा नंबर है वहां पे उसके साथ छोटा यूनिट होगा, वहां पे उसके साथ छोटा यूनिट होगा। ये कब की बात करें? इक्वेशन की बात कर रहे हैं। जब इक्वालिटी है ना, कहीं इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो होगा यस। तो ये बड़ा छोटा कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इसलिए n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। n बड़ा तो u छोटा, n छोटा तो u बड़ा, ठीक है। तो नंबर और यूनिट उस एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, ये बात यहाँ पे समझने लायक है। मैं एक और एग्जांपल से अगले पेज पे समझाता हूं जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। अनदर एग्जांपल लेते हैं, 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। रेडियन को ऊपर ऐसे स्मॉल सी करके डिनोट कर सकते हैं, या तो RAD लिखेंगे, जैसा ऐसा सिंबल है तो मैं RAD लिख रहा हूं। अब बताओ स्टूडेंट्स, डज इट मीन 180 इक्वल टू पाई? डज इट मीन 180 इज इक्वल टू पाई? ये बहुत है ना, नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे आपको ना मैथ्स में कई बार पाई 180 डिग्री आया तो आप पाई रेडियन पाई लिख देते हो, पाई लिख देते हो, तो बहुत लोगों को दिमाग में बैठ जाता है कि सर 180 मतलब पाई है, पाई मतलब 180 है, भूल जाते हैं कि स्कूल में पढ़ चुके हैं कि पाई की वैल्यू क्या रहती है ना। तो अब बताओ 180 ग्रेटर देन पाई है कि स्मॉलर देन पाई है? 180 ग्रेटर देन पाई है कि स्मॉलर देन पाई है ना। इक्वल तो नहीं है तो ग्रेटर है, राइट, ग्रेटर है। क्यों? बिकॉज पाई की वैल्यू आप जानते हो अप्रोक्सीमेटली 3.14 है, तो 3 से तो 180 बहुत बड़ा है। अब बताओ मुझे डिग्री वर्सेस रेडियन, फिर डिग्री बड़ा है कि छोटा है रेडियन से? डिग्री ये रेडियन से बड़ा है कि छोटा है? जवाब बताइए, डिग्री की इक्वल है कि इक्वल है? स्मॉलर है ना, स्मॉलर है, एब्सोल्युटली स्मॉलर है स्टूडेंट्स, समझ रहे हो। तो जहां बड़ा नंबर 180 आया उसके साथ छोटा यूनिट डिग्री आया, जहां छोटा नंबर पाई आया वहां बड़ा यूनिट रेडियन आया। फिर से कंफर्म हो रहा है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, ठीक है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। यहाँ पे ये था n1, ये था u1, है ना, पाई था n2 और रेडियन था u2। तो जब n1 बड़ा है तो n2 छोटा है, n1 बड़ा है तो u1 छोटा यूनिट है, n2 छोटा नंबर है तो u2 बड़ा नंबर है, ठीक है। रे तो यूनिट कौन सा छोटा बड़ा है ये हमें समझ में आना चाहिए, उस हिसाब से नंबर छोटा बड़ा हम समझ सकते हैं। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं फिर मैं आपको कुछ लिखने को टाइम दे दूंगा। देखो,
इस पे मैं आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन बना के पूछ सकता हूँ। फॉर विच क्वांटिटी, एक मिनट, मैं ना ऐसे पोल पे ही क्वेश्चन बना देता हूँ स्टूडेंट्स। लेट मी मेक द क्वेश्चन ऑन द पोल। आपके लिए मैं स्क्रीन पूरी शेयर कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास न्यू पोल बनाने का ऑप्शन है। न्यू पोल बनाने का ऑप्शन है, आपको स्क्रीन दिख रही है। देखो मैं क्वेश्चन क्या टाइप कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज MKS unit is smaller than CGS unit. MKS unit is smaller than CGS unit. ऑप्शंस देखना स्टूडेंट्स। एरिया, ऑप्शन और देखना स्टूडेंट्स, ऑप्शन और देखना। टाइम, डेंसिटी, नन ऑफ दीज। आपके पास 60 सेकेंड का टाइम है। 60 सेकेंड नहीं, मैं 1.5 मिनट देना चाह रहा हूं, 90 सेकेंड्स का टाइम है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज शायद पहली बार आपकी बैच में मैं आप पूरे सब स्टूडेंट्स की जनता को डिफीट कर दूंगा इस क्वेश्चन से, ऐसा मुझे लग रहा है। मेजॉरिटी का आंसर इस बार शायद गलत आने वाला है। आज तक आपकी बैच में मैक्सिमली मेजॉरिटी का आंसर सही आया था। थिंक अबाउट इट केयरफुली। यस, पोल रिस्पॉन्स आप सबने देखा है। और थोड़ा सा सोच लीजिए हमारे डिस्कशन के पहले, क्या लगता है सही आंसर। आप, एक हिंट देता हूं मैं, अभी टाइम खत्म हो चुका है, अब आप और आराम से सोचिए। हिंट देता हूं, आपके होमवर्क में ऐसे क्वेश्चन में दिया था हमने, एक दिन का होमवर्क था जहां इसका MKS टू CGS कन्वर्शन था। वो खोलिए, अपना आंसर्स देखिए, कंफर्म किया हुआ अपन ने सही आंसर्स डिस्कस किए थे। जस्ट चेक इट आउट।
बहुत अच्छे, कुछ चैट बॉक्स पे मुझे बहुत सही डिस्क्रिप्शन मिल रहा है यहाँ दिया हुआ। Now I am coming to explanation of this question. Look at the board. एरिया के बारे में हमने देख चुके हैं, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम के बारे में हम देख चुके हैं, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एमकेएस टू सीजीएस कन्वर्शन कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में मैं एमकेएस यूनिट ले रहा हूं और राइट साइड में मैं सीजीएस यूनिट ले रहा हूं। डेंसिटी के बारे में हम देख चुके हैं, 1 kg/मीटर क्यूब। आंसर आया था 10⁻³ ग्राम/cm³। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 1 और 10⁻⁴, 1 और 10⁻⁴, 1 स्मॉलर है कि ग्रेटर है? 1 स्मॉलर है कि ग्रेटर है? 1 स्मॉलर है, देयरफॉर मीटर स्क्वायर स्मॉलर है कि ग्रेटर है? मीटर स्क्वायर स्मॉलर है कि ग्रेटर है सेंटीमीटर स्क्वायर से? मीटर स्क्वायर होगा ग्रेटर, मीटर स्क्वायर होगा ग्रेटर। अच्छा, यहां पे सेकेंड सेकेंड तो इक्वल है, सेकेंड सेकेंड तो इक्वल है, तो यहां पे एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या हो गया? इक्वल हो गया। टाइम के केस में यूनिट भी सेम है, नंबर सेम है, यूनिट भी सेम है। अच्छा मुझे बताओ, 10⁻³ मतलब 0.001 होगा ना? तो 1 ये 10⁻³ से ग्रेटर है कि स्मॉलर है? ग्रेटर है। तो अब यूनिट बताइए, kg/मीटर क्यूब ये जो यूनिट है, kg/मीटर क्यूब ये यूनिट है, ये ग्राम/cm³ से ग्रेटर होगा कि स्मॉलर होगा? है ना, नंबर बड़ा है तो यूनिट छोटा होगा, नंबर बड़ा है तो यूनिट छोटा होगा। तो अभी तक के आपके हिस्ट्री में पहली बार आपका ऐसा हो रहा है कि एमकेएस यूनिट छोटा आ रहा है, सरप्राइजिंगली। एमकेएस यूनिट स्मॉलर is smaller. MKS unit is smaller. For which quantity? Density. So that is the answer of the question. Very well done. Fastest correct answers, Arya Tupe and Pranav Kadam and Arpit Mutha. These are the 3 students who gave the fastest correct answers. And इस बार मेजॉरिटी गलत हो गई स्टूडेंट्स। नन ऑफ दिस आंसर मैंने इसीलिए दिया था, अगर मैं वहां चौथे ऑप्शन में कुछ देता लेंथ या मास, तो मुझे पता है आप वो टिक नहीं करने वाले थे, आप सोचते थे। लेकिन मुझे आपको इस बार सबको थोड़ा सा ट्विस्ट में फंसाना था। सो यू कैन सी कैसे थोड़ा घाई घाई में फंस सकते हैं ना, बहुत क्लैरिटी चाहिए। अब सबको समझ गया स्टूडेंट्स? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? प्लीज कॉपी इट डाउन प्रॉपर्ली। प्रीवियस स्लाइड में क्या था ज्ञानेश्वरी? प्रीवियस स्लाइड तो कुछ नहीं है ना, यही तो स्लाइड से शुरुआत करी है मैंने।
पीछे कुछ था क्या? नहीं ना? अच्छा, वो N1 U1 N2 U2 बोल रहे हो क्या? ठीक है, पहले ये लिख लेने दीजिए सबको, फिर मैं वापस उस स्लाइड पे जाता हूँ। आज आपको इस चीज पे होमवर्क रहेगा थोड़ा सा, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 पे एनसीईआरटी से थोड़ा सा और होमवर्क रहेगा, यू विल ट्राई इट। कल्पेश एंड शर्विल आर आस्किंग फॉर रीजन की फिर से एक्सप्लेन करो कि ये समझ में नहीं आया। कल्पेश एंड शर्विल देखिए, तीसरा डेंसिटी में जहां देखिए आप N1 U1 इक्वल कन्वर्शन हो गया, 1 kg/m³ इज इक्वल टू 10⁻³ उस दिन होमवर्क में किया था हमने। तो नंबर कहाँ बड़ा आ रहा है? वन नंबर बड़ा आ रहा है 0.001 से, तो उसके साथ जो यूनिट है वो छोटा आएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर बड़ा है तो यूनिट छोटा है। आपको विश्वास करने में मुश्किल जा रहा है कि ग्राम/cm³ ये सीजीएस यूनिट बड़ा है करके। सर ग्राम ग्राम कैसे बड़ा हो जाएगा बेटा? लेकिन नीचे cm³ भी तो है, जब डिनोमिनेटर में cm³ है तो यूनिट बड़ा हो सकता है। सीजीएस यूनिट इज बिगर, सीजीएस यूनिट इज बिगर। बहुत लोगों को इस पे विश्वास नहीं होता, लेकिन प्रूफ आपके आंखों के सामने है। ग्राम/cm³ बड़ा है किलोग्राम/मीटर³ से। ग्राम पर, और एक एग्जांपल देता हूं, मान लो, देख लो, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है स्टूडेंट्स? डू यू नो डेंसिटी ऑफ वाटर? डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू है 1 ग्राम/cm³ विच इज इक्वल टू 1000 kg/m³ होता है, 1000 kg/m³। तो 1 ग्राम/cm³ ये 1000 kg/m³ है, तो 1000 kg/m³ है छोटा यूनिट, और ग्राम/cm³ है बड़ा, क्योंकि अकेले ग्राम/cm³ में 1000 kg/m³ आते हैं। ठीक है, तो ग्राम/cm³ ये बड़ा यूनिट है कंपेयर्ड टू kg/m³। यही तो खासियत है, इसीलिए लॉज ऑफ इंडाइसिस हमने पढ़े हैं। यहाँ जो क्यूब है ना, पर में क्यूब आ रहा है, उसकी वजह से पूरी गड़बड़ हो रही है। वी आर हैविंग अ स्ट्रेंज रिजल्ट। हम जनरली मानते हैं कि एमकेएस यूनिट बड़ा होना चाहिए, बट देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है ऐसा, सीजीएस यूनिट भी बड़ा हो सकता है कभी कभी। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। किसी को स्लाइड देखनी थी, इसलिए पिछली वाली एक बार दिखा रहा हूं। यस, सही लिखा है चैट बॉक्स में अभी लेटेस्ट कमेंट। या ज्ञानेश्वरी, ये स्लाइड देखनी थी। होते डन टाइप कर देना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आज एक नई चीज पे जाते हैं स्टूडेंट्स। वी आर स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग वन न्यू थिंग टुडे। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी वेरी यूजफुल थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। That is called as dimensions.
प्लीज अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, जो हम 1D 2D 3D बोलते थे, वो डायमेंशन की बात यहाँ नहीं चल रही है। ये जो हम 1D 2D 3D बोलते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन दिस वेरी स्लाइड, कि जिसको हम 0D बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट इज अ 0 डायमेंशन। 1D बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइन इज अ 1D। 2D बोलते हैं, जो कि प्लेन इज अ 2D, और प्लेन में जो भी आप डायग्राम्स निकालोगे, है ना, सर्कल आएगा, ट्रायंगल आएगा, क्वाड्रिलैटरल आएगा, ये सब 3D 2D हो गया। 3D जो आया, 3D में आपकी स्पेस आ जाएगी, तो उसमें स्फीयर आएगा, क्यूब, क्यूबॉइड आएगा, सिलेंडर आएगा, कोन आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब जो है, इनको कहेंगे आप स्पेस डायमेंशंस। स्पेस डायमेंशंस, ओके। स्पेस का डायमेंशन 3D हो सकता, 2D हो सकता, 1D 0D हो सकता, है ना। अपना रियल लाइफ 3D है, उसके ऊपर भी 4D 5D भी हो सकता, जो कि अपन आंखों से नहीं देख सकते, बट उसके बारे में कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अभी अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे करते हो आप लोग। तो स्पेस डायमेंशंस है ये। जनरली डायमेंशन वर्ड के बहुत मीनिंग्स हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। जैसे आपने, आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स बनने वाले हैं, तो आपने 4D कलर डॉपलर सोनोग्राफी सुना है। 4D कलर डॉपलर सोनोग्राफी सुना होगा, है ना। 4D कलर डॉपलर सोनोग्राफी, सोनोग्राफी सुना होगा, तो कहा है आपको 4D कलर दिक्कत। 4D वहां का मतलब 4D यहाँ से बिल्कुल अलग है। तो डायमेंशन, अच्छा, और एक मैं आपको बताता हूँ, डायमेंशन वर्ड का एकदम अपन गूगल मीनिंग करेंगे कि इसको हिंदी में या मराठी में क्या कहेंगे। और मैं आपको और एक बात समझाऊंगा, एग्जाम्पल देखो। रेस्टोरेंट में अगर आप कहीं जाते हो खाना खाने, फॉर एग्जाम्पल यू गो टू अ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में आप क्या देखते हो कि कैसी सर्विस दे रहा है ना। रेस्टोरेंट की क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, अच्छे से वहां पे खाना मिल रहा है कि नहीं, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है। तो आपके क्या है, आप क्या क्या चेक करते हो सर्विस क्वालिटी में, है ना। फूड क्वालिटी देखते हो, फूड क्वालिटी देखते हो, खाना अच्छा है कि नहीं, खाना अच्छा है कि नहीं देखोगे। हम्म। यस, वेरी गुड। क्लीनलीनेस देखोगे वहां का, क्लीनलीनेस देखोगे। क्लीनलीनेस मतलब हाइजीन देखोगे, वहां पे सब कुछ अच्छे से किचन में बना रहा है कि नहीं, सर्विंग कर रहा है तो टेबल पे अच्छा है कि नहीं। और क्या देखेंगे, और क्या देखेंगे, और क्या देखेंगे। पंक्चुअलिटी देखेंगे, डिसिप्लिन देखेंगे। आपने ऑर्डर करने के बाद 2 घंटे बाद खाना लाएगा, तो आप रेस्टोरेंट में वापस कभी नहीं जाएंगे। ऑर्डर करने के बाद कुछ मिनटों में गरम गरम खाना आना चाहिए, राइट। तो वहां की पंक्चुअलिटी देखेंगे, डिसिप्लिन देखेंगे ना, कितनी स्पीड, रादर लेटस से स्पीड, स्पीड कितनी है, बराबर लाता है कि नहीं जल्दी खाना सबको, राइट। हाँ। प्लेजेंट सराउंडिंग देखेंगे, एम्बियंस देखेंगे, एम्बियंस। एम्बियंस मतलब अच्छा, वहां पे म्यूजिक चल रहा है क्या, है ना, अच्छा टेबल चेयर है क्या, वहां पे बैठने की इच्छा हो रही है क्या, है ना। प्लेजेंट सराउंडिंग, लेटेस्ट से किसी ने टाइप किया प्लेजेंट सराउंडिंग, प्लेजेंट सराउंडिंग देखेंगे। यस, यस, वेरी गुड। वाटर भी देखेंगे, बिल्कुल सही। कई जगह पे खाना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वहां का पानी में टेस्ट नहीं आ रहा है आपको, प्रॉपर बिस्लरी वाटर नहीं है, मिनरल वाटर नहीं है, नॉर्मल वाटर भी अच्छा हो सकता है बहुत कभी कभी, लेकिन अच्छा वो भी पानी अच्छा नहीं है। वाटर क्वालिटी देखेंगे आप, वाटर कैसा है। मनी बहुत इंपॉर्टेंट, मनी बहुत इंपॉर्टेंट, यू विल सर्टनली सी इट, ठीक है ना, यू विल सर्टनली सी इट। वहां पे अगर नॉर्मल चीज जो बाकी जगह पे 100 रुपीज प्लेट मिल रही है, अगर वहां पे आपको 250 रुपीज प्लेट मिल रही है, लेकिन क्वालिटी कुछ बहुत ऐसा एक्सेप्शनल नहीं है, तो आप देखोगे क्यों, वाई यू विल पे 250 रुपीज, मनी देखेंगे आप, है ना। अवेलेबल डिशेस, वैरायटी देखेंगे, बहुत वैरायटी है क्या, बहुत वैरायटी अवेलेबल है क्या, आपको सब्जियों में, दाल तड़का में, या और भी जो जो आपको खाना है, रोटियों में नान है क्या, बटर नान है क्या, सिंपल रोटी है क्या, तवा रोटी है क्या, यू नो,
पूरी वगैरह अवेलेबल है क्या, चाहिए तो पापड्स वगैरह है क्या, है ना, और सो मेनी वेराइटीज, यू नो व्हाट, मेनी थिंग्स यू विल सी। हाँ, स्पेशल डिश है क्या, कुछ स्पेशल डिश है क्या, डेजर्ट में कुछ है क्या, कुछ मीठा है क्या, कुछ स्पेशल। तो देखो सो मेनी चीज, कितनी लिस्ट चीजें की है अपने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 चीजें अभी लिस्ट की है, 8 चीजें लिस्ट की है। ये आठों की आठों चीजें जो है स्टूडेंट्स, दे आर डायमेंशंस, डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस क्वालिटी। रेस्टोरेंट खोलने वाले ने भी ये सब सोचना है कि मेरे रेस्टोरेंट में आ, ये सब होना चाहिए, और कस्टमर जाने वाले ने भी देखना है कि ऐसी चीजें में से कौन सी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वहां पे प्रॉपरली है कि नहीं। इससे भी ज्यादा हो सकते हो आप, और लिस्ट बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं डायमेंशन वर्ड को यहाँ पे, यस परिमाण एक शब्द है, किसी ने टाइप किया है, मेरे हिसाब से मैं यहाँ डायमेंशन वर्ड को मराठी में टाइप करूंगा पहलू। काय काय विविध पैलू आहेत, काय वेगवेगळे गोष्टी आहेत जे तुम्ही चेक करणार आहे। हिंदी में शायद हम इसी को पहलू कहते हैं क्या, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली हिंदी स्पेलिंग, इसके क्या पहलू है कहते हैं ना हिंदी में, क्या पहलू है इसके, हाँ, यस, है ना, क्या क्या पहलू है इसके, डायमेंशंस, है ना, समझ रहे हो आप। तो आप मेरा बोलने का तो क्या क्या चीजें देखनी है वो सब चीजें। तो अब ऐसे यहाँ पे जो हम इस चैप्टर में देखने होते तो पूरे फिजिक्स की बात करेंगे, कंप्लीट फिजिक्स की बात करेंगे, कंप्लीट फिजिक्स की बात करेंगे। तो क्या कंप्लीट फिजिक्स में सिर्फ स्पेस आता है क्या, कंप्लीट फिजिक्स में स्पेस तो आता है, एंड मच मोर आता है। कंप्लीट फिजिक्स में टाइम भी आएगा, कंप्लीट फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का करंट भी आएगा, कंप्लीट फिजिक्स में टेम्परेचर भी आएगा। तो कंप्लीट फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों को हम यहाँ पे डायमेंशंस बोलेंगे। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स, बेसिक समझ गया, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। हम्म? कि हम टाइम को भी डायमेंशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि टाइम भी एक पहलू है ना, टाइम भी मैटर करता है। आपको सिर्फ डिस्टेंस कितना है, 2D 3D 1D में कितना डिस्टेंस है ये मान के चलेगा क्या, कितने जल्दी पहुंचोगे ये भी पता करना है, तो स्पीड है। वहां जाके सन पे जाऊंगा मैं, तो सन पे तो मैं टिक नहीं पाऊंगा मेरी बॉडी, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत है, तो टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है आपके लिए, है ना। कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट स्टडी कर रहे हो आप, तो वहां पे टेम्परेचर है, ठीक है, कोई लेंथ है, ठीक है, कोई टाइम आपने मेजर कर लिया, करंट कितने स्पीड से जा रहा है वगैरह, ये सब है। लेकिन करंट की वैल्यू कितनी है, शॉक कितना बैठेगा आपको उसकी वजह से, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट फिजिक्स में बहुत पहलू है ना, सिर्फ स्पेस, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम वगैरह नहीं है, इससे भी ज्यादा कई चीजें हैं, टाइम है, टेम्परेचर है, ऐसी बहुत चीजें। आ रही बात समझ में, यस। तो हमने फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी, उसी से जुड़ के अभी हम डायमेंशंस पे पहुंचने वाले हैं। तो क्या क्या सिंबल देखो, ये मेन डायमेंशंस है। लेंथ, लेंथ एक डायमेंशन आ गया स्टूडेंट्स, देखो लेंथ एक डायमेंशन आ गया। लेंथ मतलब आपका वैसे तो स्पेस का 1D है स्टूडेंट्स, राइट, स्पेस का 1D है ये, स्पेस का 1D बोल सकता हूं मैं इसको। दिस इज दिस इज स्पेस का 1 डायमेंशनल लेंथ होता है। बट इसी से इसी से स्पेस का 2D 3D बना सकते हैं, स्पेस का 2D एंड 3D बनेगा, बनेगा कैसे बनेगा स्टूडेंट्स। 2D में क्या होता है, एरिया होता है, तो लेंथ इंटू लेंथ कर दोगे, लेंथ स्क्वायर कर दोगे तो एरिया मिल जाएगा। 3D में लेंथ इंटू लेंथ करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। तो एरिया मेजर होता है 2D में, वॉल्यूम मेजर होता है 3D में, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी लेंथ से ही, ठीक है। आपको किसी मास की, टेम्परेचर की, टाइम की जरूरत नहीं पड़ रही है स्पेस में खेलने के लिए, स्पेस के लिए लेंथ काफी हो गया, लेंथ से आपको सब कुछ आ रहा है, एरिया वॉल्यूम भी बनाते आ रहा है। इज इट ओके, यस, यस। तो अब अपने इसमें रिपीट नहीं होगा, एरिया वॉल्यूम ये सब रिपीट नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल लेंथ में काफी है। मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, ये कैपिटल है स्टूडेंट्स, ओके। अभी तक डायमेंशन के लिए सिंबल कैपिटल यूज करें। टेम्परेचर के लिए के यूज करते हैं, केल्विन जैसा के, या तो थीटा फॉर टेम्परेचर भी यूज करते हैं।
और करंट के लिए भी आई यूज करेंगे या तो ए यूज करेंगे, दोनों चलता है। ए फॉर एम्पियर वाला और आई फॉर करंट भी होता है, तो ये दोनों चीजें चलती है। ओके यहाँ पे मुझे थोड़ी जगह बदलनी पड़ेगी, आप पढ़ नहीं पाओगे, रिपीटेशन हो गया, ओवरलैप हो गया, डोंट वरी, आगे समझाता हूँ। और दो है, सात होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। मेरे अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पे कैंडेला का सी छोटा होना चाहिए। ठीक है, कैंडेला का सी छोटा होना चाहिए। कैंडेला भी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, तो जैसे मोल का एम छोटा रहेगा तो कैंडेले का सी भी छोटा ही रहना चाहिए। यहाँ पे लेट अस जस्ट चेंज इट। ओके, कैंडेला का स्मॉल सी डी रहेगा और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल रहेगा। सात चीजें हो गई स्टूडेंट्स। ओके, जस्ट लिख लीजिए सिंबल्स फॉर डायमेंशन, है ना। ये यूनिट्स के सिंबल नहीं है, यूनिट का सिंबल एक अलग चीज थी। यह सिंबल्स फॉर डायमेंशन हम स्टडी कर रहे हैं ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जस्ट नोट दिस स्लाइड क्विकली। राइट साइड का मत लिखिए, ये सात चीजें बस लिख लीजिए जल्दी से। जो मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ आपको लिखना जरूरी नहीं है, समझ लीजिए कैसे पूरी फिजिक्स कवर हो गई इन सातों को मिला के, ये मैं बता रहा हूँ। मैकेनिक्स में आपको लेंथ मास टाइम से सब कुछ हो जाता है, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स एनर्जी सब कुछ मिल जाता है। थर्मोडायनामिक्स में आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करंट की, ऑप्टिक्स में लुमिनस इंटेंसिटी की, और मॉडर्न फिजिक्स में आपको मोल की जरूरत पड़ेगी। तो पूरा फिजिक्स सिलेबस जो हमने पहले दिन देखा था इंट्रोडक्शन में, वो पूरा फिजिक्स सिलेबस कैसे कवर हो सकता है, इसीलिए ये 7 फंडामेंटल डायमेंशंस है, एकदम फंडामेंटल क्वांटिटीज वाले डायमेंशंस। Yes, Sharvil, let us hope so. Quickly. हाँ अब ये बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले पेज पे, ये लिखो नहीं, समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूं। एज वी हैव रिटन डाउन लास्ट टाइम कि जैसे एरिया था स्टूडेंट्स, तो एरिया का अगर मुझे डायमेंशन लिखना है, डायमेंशंस ऑफ एरिया, डायमेंशंस ऑफ एरिया, तो एरिया तो आता है कोई भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेडियस इंटू रेडियस, है ना, या हाइट इंटू लेंथ, ऐसा कुछ कुछ करके आता है। तो दोनों चीजें लेंथ ही होती है। ब्रेड्थ भी एक तरीके का लेंथ ही होता है, डिस्टेंस ही होता है, हाइट भी एक तरीके का लेंथ होता है, रेडियस डायमीटर ये भी सब चीजें कोई तो लेंथ ही है ना। तो डायमेंशन ऑफ एरिया ये लेंथ का स्क्वायर आता है स्टूडेंट्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, लेंथ का स्क्वायर आया, ओके। इसमें मास आया क्या, नहीं आया, तो मास टू द पावर 0। टाइम आया क्या, टाइम नहीं आया, तो टाइम टू द पावर भी 0। ठीक है, ऐसा इसको लिखते हैं। सर सात चीजें है ना, सात चीजें है तो ऐसा शॉर्ट में क्यों लिखा, हाँ हाँ बड़ा भी लिख सकते हैं आप, लिख सकते हो m टू द पावर 0, l टू द पावर 2, t टू द पावर 0, टेम्परेचर टू द पावर 0, करंट टू द पावर 0, कैंडेला टू द पावर 0, मोल टू द पावर 0।
ऐसा पूरा इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है स्टूडेंट्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो लिखा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो लिखा जाता है, इट इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। प्लीज अंडरस्टैंड, डायमेंशनल फॉर्मूला डज नॉट मीन कि आप पायर स्क्वायर एरिया या रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ वो एरिया लिख रहे हो। असली असली फॉर्मूला नहीं लिखना है आपको। डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब उसमें मास का कितना पावर आएगा, लेंथ का कितना रेस टू आएगा, टाइम का कितना रेस टू आएगा, टेम्परेचर का, करंट का, लुमिनस इंटेंसिटी का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कितना रेस टू आएगा, ये चीजें लिखनी है। तो कुछ अलग अलग पावर आ सकती है यहां पे, जैसे फॉर एरिया, एग्जांपल गिवन, फॉर एरिया एक्स की वैल्यू 0 आई। एक्स मतलब इन्होंने क्या लिया था, मास की पावर एक्स लिया था तो 0 आया। लेंथ की पावर वाई लिया था तो वाई 2 आ गया। और टाइम की पावर जेड लिया था तो जेड 0 आ गया। तो ये एक्स वाई जेड ये जो पावर है, इसको कहते हैं डायमेंशंस ऑफ रिस्पेक्टिवली मास, लेंथ एंड टाइम। मतलब मैं अब रेड कलर में लिख सकता हूं कि इन एरिया हैज respectively 0, 2 and 0 dimensions of M, L and T। एम एल एंड टी में देखो, मास की पावर 0 है, मास की पावर 0 है उसके डायमेंशनल फॉर्मूला में, लेंथ की पावर 2 है, टाइम की पावर 0 है। तो रिस्पेक्टिवली मास, लेंथ एंड टाइम की डायमेंशंस एरिया के लिए होंगे 0, 2, 0। ये बात समझ आई क्या? हाँ, कोई पूछ रहा है सर तीनों 0 आए, तो तीनों 0 भी आ सकते हैं, बिल्कुल है, आ सकते हैं। मास भी 0, लेंथ भी 0, टाइम भी 0, ऐसा भी आ सकता है। हम देखेंगे ऐसे एग्जांपल्स, बिल्कुल आ सकता है। तो उसके डायमेंशन अपन बोलेंगे 0, 0, 0, तीनों में 0। ठीक है ना? किसी का तो सातों में 0 आ सकता है, सब में 0 भी आ सकता है, ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स। ओके। थोड़ा सा जिसको अपने तरीके से थोड़ा सा नोट करना है या तो नोट कर ले सकते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेने की आदत है वैसे करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं 1 मिनट तो रुकूंगा कम से कम। ये सब चीजें टेक्स्ट बुक में है, तो मैं राइटिंग कंपलसरी नहीं कर रहा हूँ, हर वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है स्क्रीन पर का। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें कुछ लिख लीजिए। जैसे लास्ट चीज इंपॉर्टेंट है, एक्स रेस टू एक्स वाई जेड है, वैसा एरिया में एक्स वाई जेड क्या होगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए। यस, बहुत एग्जाम्पल्स आएंगे बेटा, अगले पेजेस पे आएंगे, पहले इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। और बाकी बुक्स वुक्स वगैरह के बारे में जो सवाल है, मैंने आपको कल बोला था चैट बॉक्स सिंक्रोनाइज नहीं होता है आपके वीडियो रिकॉर्डेड के साथ, इसलिए चैट बॉक्स पे अभी ऐसे सवाल ना पूछिए, अपने डाउट्स ग्रुप पे डाल दीजिए। अभी जो चल रहा है, जो स्क्रीन पे है, उससे रिलेटेड कुछ सवाल है तो पूछिए। पार्थ ने पूछा, पार्थ रनवारे ने पूछा कि सर ये 2 कैसे आया लेंथ का। बेटा एरिया, एरिया जब भी तू लेता है तो देखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल करता है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करता है ना? तो मीटर स्क्वायर में आता है ना, तो मीटर स्क्वायर, मीटर में क्या होता है, लेंथ होता है ना, तो मीटर स्क्वायर कैसे आता, क्योंकि लेंथ इनटू लेंथ होकर लेंथ स्क्वायर बनता है, इसलिए वो 2 आया है ना, मल्टीप्लीकेशन की वजह से। मल्टीप्लीकेशन मतलब स्क्वायर हो जाता है, इसलिए डायमेंशन 2 आया है वहां पे, एरिया में 2 आता है। वॉल्यूम में अब तो समझ गया होगा, वॉल्यूम में 3 आएगा। यस। प्रसाद सातपुते, कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है तो पूछेगा मुझे।
इस पूरे पेज पे कौन सा पार्ट तुझे एग्जैक्ट एक्सप्लेन करना है? अभी मैंने पार्थ को जो एक्सप्लेन किया लेंथ स्क्वायर, अगर वो समझ आ गया तो पूरा पेज समझ आ गया। लेंथ स्क्वायर आ गया है तो बस लेंथ स्क्वायर ही है एरिया में। एरिया के फॉर्मूला में कभी आपने देखा क्या मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया इज इक्वल टू मास इनटू टाइम, एरिया इज इक्वल टू ऐसा टेम्परेचर इनटू करंट, ऐसा कभी देखा क्या हमने? नहीं। कोई भी चीज का एरिया का फॉर्मूला आप देखो, कोई ना कोई लेंथ का लेंथ से मतलब डिस्टेंस का डिस्टेंस से मल्टीप्लीकेशन होता। ठीक है, ना कोई मास आता है उसमें, ना कोई टेम्परेचर आता है, ना कोई करंट आता है, ना कोई टाइम आता है। तो एरिया इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ स्क्वायर। ठीक है, तो हर चीज को आप डायमेंशन को यूनिट से भी रिलेट करके देख सकते हो। आपका एरिया आज तक हमेशा मीटर स्क्वायर में आया हो, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, ऐसे नहीं, तो लेंथ स्क्वायर में आप उसका यूनिट आता है ना। क्या कभी आपका एरिया आपने देखा क्या कि मेरे घर का एरिया ना स्क्वायर फुट के बदले आपने देखा मेरे घर का एरिया ना आज 15 सेकेंड आया, एरिया 15 सेकेंड आया, या ना 3 किलोग्राम सेकेंड आया, ऐसा कभी बोला आपने कभी एरिया को? नहीं। राइट, तो फिर मास कभी आएगा क्या एरिया में? नहीं। टाइम कभी आएगा क्या? नहीं आएगा। तो सिंपल है, मास की पावर नहीं है उसमें। मास पावर जीरो, मतलब मास से कोई संबंध नहीं आएगा डायरेक्ट उसका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ स्पीड? देखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी समझ के आए हुए हैं, मैं चैट बॉक्स पे देखना चाहता हूँ। डायमेंशन ऑफ स्पीड कोई टाइप करेगा? तीनों MLT चीजों में कुछ लोग, मैं 1-2 मिनट रुकता हूँ, सब लोग ट्राई कीजिए। डायमेंशन ऑफ स्पीड आप सोच सकते हैं क्या? जिन्होंने ये चैप्टर आगे पढ़ के नहीं आए होंगे, वो लोग भी सोचिए, शायद आपको अभी समझ आ जाए कि स्पीड का डायमेंशन क्या होगा। MLT की पावर में सोचिए, मेनली MLT की पावर में सोचिए। ब्रह्म चैतन्य गलती से थोड़ा रॉन्ग आंसर टाइप हो गया, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना चाहिए। अभिषेक धायगुड़े, गड़बड़ हो गई तेरी भी शुरू में, बट वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। यस, बहुत लोग सही जवाब भी दे रहे, बहुत लोग सही जवाब भी दे रहे। जय कुमार शिंदे ने बहुत अच्छे से टाइप किया है, वेरी गुड। यस, यस, मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग राइट, कुछ कुछ स्टूडेंट्स थोड़ी गलती कर रहे हैं। इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आपको समझना शुरू हो गया है, आपको समझना शुरू हो गया है, सबने समझा है ऑलमोस्ट कि मास कुछ नहीं आने वाला। स्पीड में किस चीज का संबंध आएगा? लेंथ और टाइम का संबंध आता है। एवरीबडी नो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरीबडी नोस फॉर्मूला क्या है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है देखना, डिस्टेंस का डायमेंशन देखिए, डिस्टेंस में कोई मास नहीं आता है, डिस्टेंस में कोई टाइम नहीं आता है। डिस्टेंस इस खुद एक लेंथ होती है, तो उसको लेंथ पावर 1 आएगा। और टाइम में सिर्फ टाइम होता है, टाइम में T⁻1 होता है। टाइम में ना कोई मास होता है, टाइम में ना कोई लेंथ होती है, टाइम तो सिर्फ टाइम है, तो T⁻1। डिस्टेंस सिर्फ लेंथ है, टाइम सिर्फ टाइम है। तो अब आप डिवीजन करोगे, फॉर्मूला में डिवीजन है, तो यहां पे भी आप डिवीजन, एक छोटी गलती कर दी इन लोगों ने, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, जय कुमार तुझे भी वो छोटी सी गलती है, सुधारनी पड़ेगी। ये बुक वालों ने भी, यहाँ पे स्लाइड्स वालों ने भी गलती कर दी है। जब आप राइट साइड में डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो, तो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी के भी वो डायमेंशन है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करना है। ठीक है, पहली स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, क्योंकि पहली स्टेप में सिर्फ फॉर्मूला है, दूसरी इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो डायमेंशन लिखते समय आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। तो देखिए लास्ट स्टेप में आप फिर कैलकुलेशन कर लेंगे लॉज ऑफ इंडाइसेस से। सो डायमेंशन ऑफ स्पीड आपका क्या आ रहा है देखो, पावर सब्ट्रैक्ट होगी ऊपर नीचे से। व्हाट इज 0 - 0? m की पावर 0 - 0 0 आएगा, l की पावर 1 - 0 1 आएगा, t की पावर में आधी जनता ने गड़बड़ कर दी थी, है ना, 0 1 0 1, आधे लोगों ने 1 लिख दिया था करीब, है ना, तो बट 0 ऊपर है 1 नीचे है, लॉज ऑफ इंडाइसेस से सब्ट्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स, तो टी की पावर आएगी -1, m की पावर 0, l की पावर +1, t की पावर -1। राइट, ठीक है, लिख लीजिए, क्विकली लिख लीजिए।
यस, आप में से जो लोग सही जवाब दिए थे वो ये अ, अच्छे हेल्दी गबलू गबलू बच्चे के जैसे खुश हो सकते हैं। या वेरी क्यूट। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, डन। अब आपको समझ आया कि अगर हमें फॉर्मूला पता रहा तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पता, यहाँ स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम पता था, इसलिए आप निकाल सके। कुछ ब्रह्मचैत्र ने पूछ रहा है फिर से कि सर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा। अब देखो, जिसको विस्कोसिटी चैप्टर हुआ ही नहीं है अभी तक, फ्लूइड्स का विस्कोसिटी का चैप्टर हुआ नहीं है और फ्लूइड का फॉर्मूला पता नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला पता नहीं है, तो आप डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता चाहिए, जिस भी चीज का डायमेंशन निकालना है उस चीज का फॉर्मूला पता चाहिए। यही काइंड ऑफ रीजन है कि क्यों मैंने पहले दिन आपको एक होमवर्क में ये भी लिखा था कि आप 9th 10th के सभी फॉर्मूले एक बार लिख के लाइए, रिवाइज करके लाइए, समझ के कि उसमें का कौन सा सिंबल किस चीज का है। राइट, यही रीजन था कि हमें इस बार 11th के स्टार्टिंग में ये काम आ रहा है। ठीक, तो जो चीजों के फॉर्मूले आपको फ्यूचर में आएंगे, 11th के अगले चैप्टर्स में आएंगे या 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में आएंगे, उसका अगर आपको डायमेंशन पूछा रहेगा तो हम आपको फॉर्मूला बता देंगे। आपने पूछना सर फॉर्मूला बताएंगे क्या, इसका डायमेंशन मुझे निकालना है। हाँ, मैं फॉर्मूला बता दूंगा, फिर आपको डायमेंशन निकालते आ सकता है। हाउ मेनी बेसिक फॉर्मूली, ओ जो जो सिलेबस में थी सब फॉर्मूले याद करनी है, क्योंकि सब चीजें जो 9 10 तक आपने पढ़ी है सभी फॉर्मूले 11 12 में वापस आएगी, उससे भी थोड़ी ज्यादा आएगी। ठीक है, उससे भी थोड़ी ज्यादा आएगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप सीबीएसई बोर्ड के हो कि स्टेट बोर्ड के हो, थोड़ा नंबर फॉर्मूले का कम ज्यादा हो सकता है। अपने अपने टेक्स्ट बुक में से जो आपने यूज करी आप कर लो, दो चार कम ज्यादा हुए कोई टेंशन मत लो, 11 12 में अपना सब रिवाइज हो जाएगा हर चैप्टर। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर आपको बोला जाए स्टूडेंट से, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब आपको आ ही नहीं सकता कि अगर आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो अब मुझे आपको समझाना पड़ेगा। मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि ये ग्रेडियंट नाम की चीज क्या होती है। टेम्परेचर तो सब लोग समझ लेते हैं, टेम्परेचर खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो वो फंडामेंटल डायमेंशन में उसकी पावर आ जाएगी। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ग्रेड समझते हो आप, ग्रेड समझते हो, एबीसीडी ग्रेड्स मिलती है सीबीएसई वालों को, एबीसी ग्रेड्स मिलती है ना, 9 of 10 8 of 10 के हिसाब से ग्रेड्स मिलती है। ग्रेडेशन का मतलब समझते हो, ग्रेडेशन मतलब चेंज, ग्रेडेशन वर्ड का मतलब होता है चेंज, किसी चीज का ग्रेडेशन होना मतलब चेंज होता है। तो ग्रेडियंट का मतलब है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। दो वर्ड ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक है ग्रेडियंट वर्ड, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और एक वर्ड याद रखना आपको फिजिक्स में, रेट। रेट वर्ड भी चेंज होता है, रेट वर्ड भी चेंज होता है। पैसों के रेट की बात नहीं चल रही, कितने रुपए लगेंगे किस क्वांटिटी की, यहाँ फिजिक्स में रेट होता है। तो कोई बताएगा चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, किसी को समझ आ रहा है, 9th का साइंस याद आ रहा है। रेट किसी का बोलेंगे तो वेरी गुड, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। जैसे कि स्पीड है, तो स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मान लो डिस्टेंस, या वेलोसिटी मान लो टू बी प्रिसाइज, प्रिसाइज इज वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, तो जिसका रेट है वो चीज डिनोमिनेटर में आती है। तो जब भी रेट होगा तो टाइम आएगा डिनोमिनेटर में, और जब भी ग्रेडियंट होगा तो डिस्टेंस आएगा डिनोमिनेटर में। ये चीजें आपकी आ जाएगी डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में आपका जो कुछ होगा, जब रेट हो जाएगा तो टाइम आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जब ग्रेडियंट हो जाएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आप समझ सकते हो
टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको पता नहीं था, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, उस पर आपको फॉर्मूला पता चल गया कि टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिनोमिनेटर में आएगा डिस्टेंस। ठीक है, हाँ सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बदले कुछ और बोला होगा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। यस, स्लिप ऑफ टंग करके हो सकते। प्रथमेश की कमेंट, प्रथमेश योर कमेंट, ग्रेविटी के फॉर्मूला में, ग्रेविटी के फॉर्मूला में m1 m² 2 बार आता है, तो m की वैल्यू, हाँ बेटा वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट आता है बेटा, तो m का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही समझ में आया तुझे। यस, जहां पे भी खुद चीज खुद से मल्टीप्लाई होगी तो उस चीज का स्क्वायर आ जाएगा। डिस्टेंस डिनोमिनेटर में कब आएगा क्षितिजा? जब ग्रेडियंट वर्ड होता है, उसका मतलब है, मैंने वहां समझा है, देख ग्रेडियंट है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना, तो जब ग्रेडियंट वर्ड दिया होगा आपको, उसका मतलब है डिस्टेंस डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, ग्रेडियंट का ये मीनिंग है। सुष्मिता पवार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुष्मिता पवार वेरी गुड, अबोली ऑल्सो वेरी गुड। आप लोगों ने तो आंसर ही बता दिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ओ जय कुमार, बैड, गलती से गलती कर दी तूने फिर से एक, इस बार तूने ब्रैकेट सही दिया, लेकिन जो कैपिटल टी सिंबल है वो टाइम का होता है, टेम्परेचर का सिंबल टी नहीं है, टेम्परेचर का सिंबल के है, के या तो थीटा, ठीक है, के होगा या तो थीटा होगा, ठीक है, के यूज करेंगे, डिस्टेंस में एल यूज करेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब जो चीज की जरूरत नहीं है वो लिखते नहीं है, कैंडेला की जरूरत नहीं है, मोल की जरूरत नहीं है, एम्पियर की जरूरत नहीं है करंट की, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। असली में तो आप मास भी नहीं लिखते थे तो भी चलता था, मास भी नहीं लिखते थे तो भी चलता था। शॉर्ट में आप अभी देखो, प्रतीक पानसरे ने जो लिखा वो भी जवाब सही है, प्लीज देखो चैट बॉक्स में, प्रतीक पानसरे ने जो लिखा वो भी जवाब सही है, ठीक है, उसका जवाब मैं बोर्ड पे आपको लिख दे रहा हूं। ओके, वो और ऐसे जवाब जो सही है अलग अलग फॉर्मेट में, वो भी मैं आपको लिख दे रहा हूं। जैसे कि इसी चीज को आप लिख सकते हो l⁻⁻1 k⁻1, शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, जिसकी पावर 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि लेंथ ही पहले लिखना है, आप टेम्परेचर वाली चीज पहले लिख सकते हो और लेंथ वाली चीज उसके आगे बाद में लिख सकते हो, ये भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो ओके, एब्सोल्यूटली ओके। l⁻⁻1 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और भी अलग अलग तरीके, किसी की इच्छा है कि मुझे एम्पियर लिखना है सर, तो मैं एम्पियर I⁻0 करंट वाला ⁻0 भी लिख रहा हूं, लिखो, सातों चीजों में लिख सकते हैं, सातों चीजों में लिख सकते हैं, लेकिन जिनकी 0 है उनको आपने किसी को छोड़ भी दिया तो भी चलता है, सभी 0 वालों पावर को छोड़ दिया तो भी चलेगा। लिख लीजिए स्टूडेंट्स। प्रणव कदम, बिग मिस्टेक, प्रणव कदम बिग मिस्टेक ऑन द चैट बॉक्स। प्रणव कदम, तुझे खुद की मिस्टेक समझ में आई? नहीं, t⁻0 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स नॉट अ मिस्टेक, t⁻0 लिखने की जरूरत नहीं है, वो नहीं लिखा वो मिस्टेक नहीं है, चलता है। यस, वेरी गुड श्रद्धा, आइडेंटिफाइड दैट मिस्टेक, के कैपिटल होना जरूरी है, डायमेंशन में पहले 5 चीज कैपिटल में होती है, सिर्फ कैंडेला मोल स्मॉल में चलता है। जय जगताप, डायमेन्शनल फॉर्म्युला लिहिताना MLTK चा सिक्वेन्स चेंज झाला तर चालतो बेटा, ऍब्सोल्युटली चालतं, सिक्वेन्स इम्पॉर्टंट नसतो, आपण लक्षात ठेवण्यासाठी एक काहीतरी स्टँडर्ड पाहिजे, म्हणून MLT असा सिक्वेन्स पहिल्या तिघांचा, स्पेशली MLT सिक्वेन्स जनरली आपण लक्षात ठेवतो, फॉलो करतो, पण आवश्यक नाहीये, तुम्ही कोणत्याही सिक्वेन्स मध्ये लिहिलं, फक्त ज्या क्वांटिटीची जी पॉवर यायला पाहिजे तीच बरोबर लिहायला पाहिजे। आधी एल लिहिलं तर चालतं, पण एल ची पॉवर -1च पाहिजे, आधी के लिहिलं तरी चालेल, पण के ची पॉवर 1च यायला पाहिजे, याच्यात आधी टी लिहिलं तरी चालेल, पण टी ची पॉवर 0च यायला पाहिजे याच्यामध्ये।
ठीक आहे, सिक्वेन्स इम्पॉर्टंट नाही आहे, इंडायसेस करेक्ट असले पाहिजेत सगळे, परफेक्ट करेक्ट. साक्षीने बिल्कुल सही बोला, व्हेरी नाइस. डन, वेरी गुड. नेक्स्ट जाते हैं. इस बार तो और भी ज्यादा आप बूस्ट हो गए हो. अब इस ये कॉन्सेप्ट समझिए, एक 5-10 मिनट हम समझेंगे, फिर हम थोड़ा सा होमवर्क डिस्कशन पे जाएंगे. डायमेंशनल इक्वेशन नाम का कॉन्सेप्ट क्या होगा? इक्वेशन मतलब कभी भी कोई चीज को इक्वेट करते हैं हम तो इक्वेशन कहेंगे स्टूडेंट्स. इक्वेट करते हैं तो इक्वेशन कहेंगे, है ना. इक्वेशंस कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं जब चीज को इक्वेट करेंगे. इक्वेट मतलब समझते हो ना, बरोबर समानता करेंगे उसकी. तो जब फिजिकल क्वांटिटीज इक्वेटेड विथ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को इक्वल करते हैं. एक्चुअली सेम ये जरूरी नहीं है, और सिमिलर भी चलता है. इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, शायद आज नहीं, कुछ अगले लेक्चर्स में एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ आएगा. शॉर्ट में बोलता हूं अभी, इम्पल्स और मोमेंटम. इम्पल्स मोमेंटम सेम चीज नहीं है लेकिन सिमिलर है, तो उसका भी हम ले सकते हैं. ओके, जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है, क्योंकि दोनों लेंथ में आता है, राइट. तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी चलेगा, इक्वेट करेंगे कभी तो चलेगा. तो ऐसे चीज को कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन. एंड देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्म्युला सगळ्यांना समजलाय? डायमेंशनल फॉर्म्युला सगळ्यांना समजलाय? जे आपण सध्या उत्तर लिहित होतो, एम ची पॉवर काहीतरी, एल ची पॉवर काहीतरी, टी ची पॉवर काहीतरी, त्याला टाकलं स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये, त्याला म्हणतात डायमेंशनल फॉर्म्युला. प्रिंसिपल म्हणजे तत्व, प्रिंसिपल म्हणजे तत्व, लॉ जैसा थोड़ी सी चीज, नॉट एग्जैक्टली बट उसके जैसी चीज, एक तत्व. होमोजिनिटी वर्ड कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ था एच.सी. वर्मा के होमवर्क में भी. कोणती गोष्ट होमोजिनियस म्हणजे सगळ्यांना कळतं का? होमोजिनियस म्हणजे इट, दैट वर्ड स्टैंड फॉर समथिंग लाइक एक रूपता, है ना. मिक्स्ड हो जाना, अच्छे से सेम सेम होना, एक रूपता किंवा समरूपता, समरसता वगैरह. समरसता गाड़ी का एक एक्सप्रेस का भी नाम है ना. थोड़ा सा समझने के लिए आई एम टेलिंग. यूनिफॉर्मिटी, यस, एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, है ना. यूनिफॉर्मिटीज एकदम बोली भाषा में, इंग्लिश में इजी में बोलेंगे तो सेमनेस, 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 सेम होना, इसको बोलेंगे होमोजीनियस होना, सेमनेस. ठीक है, आपको ये वर्ड शायद इजी लगेगा. होमोजीनिटी मतलब सेमनेस. जो भी चीज सेम होगी, तो अगर सिमिलर क्वांटिटी है तो उनके डायमेंशन क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी. डिस्टेंस का डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन सेम आना चाहिए. एरिया ऑफ सर्कल हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो कि एरिया ऑफ साइड ऑफ क्यूब हो कि एरिया ऑफ मेरा घर हो कि एरिया ऑफ क्रिकेट ग्राउंड हो कि एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड हो, सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी लेकिन सबका डायमेंशन क्या आएगा? सेम आएगा. सबका डायमेंशन, क्योंकि सब लोग एरिया ही है, तो सबका डायमेंशन सेम आएगा. इज इट करेक्ट? यस. तो डायमेंशन हर चीज, हर पावर सेम आनी चाहिए. हाँ, तो मैं एरिया किसी भी चीज का लू, उसमें लेंथ की पावर 2 ही आएगी, मास की पावर 0 ही आएगी, टाइम की पावर भी 0 ही आएगी, टेम्परेचर, करंट वगैरह की पावर भी 0 ही आएगी. इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला सबका एग्जैक्ट मैच करेगा. इसे कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशंस. प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशंस, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. इज इट ओके स्टूडेंट्स? ठीक है, ये अभी आपको लिखना मैं नहीं मानता हूं जरूरी है. आपको थोड़ा और एनसीईआरटी में से होमवर्क पढ़ने को देंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा.
यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी हो गई, कोई टेंशन नहीं, आगे आते हैं, रिपीट हो जाएगा। अच्छा, थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन आगे आएंगे, उसके लिए थोड़ी और थ्योरी देखिए, बोर्ड पे ध्यान से देखिए। फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशन लेस वेरिएबल। किसी किसी चीज को डायमेंशन ही नहीं होता, किसी किसी चीज को डायमेंशन ही नहीं होता स्टूडेंट्स। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डायमेंशन नहीं होगा, प्लेन एंगल को डायमेंशन नहीं होगा। क्यों डायमेंशन नहीं होगा, देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें से एक एग्जांपल तो भी देखते हैं कि डायमेंशन क्यों नहीं होगा। प्लेन एंगल अपन ने बहुत डिस्कशन किया है रिसेंटली। इसका फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ऐसा फॉर्मूला था, प्लेन एंगल का फॉर्मूला था। इसका डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स, बताओ। दोनों साइड का डायमेंशन, तो थीटा का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन, आर्क लेंथ का डायमेंशन अपॉन रेडियस का डायमेंशन। अच्छा, आर्क लेंथ का डायमेंशन स्टूडेंट्स क्या होगा, मास तो आएगा नहीं, लेंथ है तो L पावर 1 T की पावर 0, ऐसे लिख सकता हूं। रेडियस का डायमेंशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, रेडियस का डायमेंशन क्या आएगा, रेडियस का डायमेंशन सेम आएगा ना, रेडियस भी तो लेंथ ही होती है, तो रेडियस का डायमेंशन भी L टू द पावर 1 ही आएगा। तो जब डिवाइड करोगे तो सब डायमेंशन कैंसिल नहीं होंगे स्टूडेंट्स, M की भी पावर 0, L की भी पावर 0, टी की भी पावर 0, बाकी सब लोगों की पावर 0, ऑल पावर 0, ऑल पावर्स 0, ऑल पावर्स 0 मतलब ऑल डायमेंशंस 0, ऑल डायमेंशंस 0 है, ऐसी चीज को बोलते हैं डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशन उसको नहीं है, डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशन उसको नहीं है, मतलब सभी डायमेंशन उसको 0 है। ठीक है, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन नल होगी, देखो ध्यान से, डायमेंशन नल मतलब डायमेंशन है, डायमेंशन है, और डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशन नहीं है, नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशन। शंतनु दळवी क्यों कॉल किया था बेटा, व्हाई डिड यू मेक अ वॉइस कॉल ऑन माय नंबर राइट नाउ। नहीं, शंतनु दळवी कहाँ पे है। अरे बेटा, डाउट के लिए तुम वॉइस कॉल क्यों करोगे, यहाँ टाइप करोगे। वॉइस कॉल करेंगे तो यहाँ मोबाइल से लॉग इन लॉग आउट हो जाता है, तो आपको आवाज होना बंद हो जाती है। ठीक है, सो डोंट कॉल ड्यूरिंग द लेक्चर टाइमिंग्स। चलो, ये पेज समझ में आया है सबको, और आप लोगों के और जो सवाल आ रहे हैं वो हम कल देखेंगे। चार कैटेगरीज है फिजिकल क्वांटिटीज की, ये दो आपको समझ में आ गया, डायमेंशनल वेरिएबल या डायमेंशनलेस वेरिएबल, और दो होगी कांस्टेंट स्टूडेंट्स। कांस्टेंट भी डायमेंशनल हो सकता है या डायमेंशन लेस हो सकता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट वगैरह 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 वगैरह, अपने पास बहुत चीजें हैं। तो ये लोग भी एक तो डायमेंशनल होंगे या तो डायमेंशन लेस होंगे, डायमेंशन नल कांस्टेंट होगा या तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे नंबर्स है, प्योर नंबर है 1 2 3, उनको कोई डायमेंशन नहीं होगा, उनको कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन बाकी लोगों को डायमेंशंस हो सकता है, हो सकता है क्या होता है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सबको पता है, F इज इक्वल टू G m1 m2/r², ये आपके पास फॉर्मूला है, तो आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको फोर्स का डायमेंशन पता चाहिए, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन,
तो फोर्स का डायमेंशन ध्यान से देख लो स्टूडेंट्स, होमवर्क दे लेंगे, घाई मत करो। एम का डायमेंशन इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन, मास होता है m पावर 1 में। एक्सेलरेशन समझ रहे हो, एक्सेलरेशन होगा लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, यूनिट पर से समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट होता है, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मीटर का मतलब लेंथ की पावर 1 आ रही है, पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब टाइम की पावर -2 आ रही है। तो फोर्स का डायमेंशन हुआ m1l1t-2। तो अब अगर मुझे जी का डायमेंशन निकालना है, ध्यान से देख लीजिए बोर्ड पे, जी का डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन इंटू डिस्टेंस स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन पहले मास का डायमेंशन इंटू दूसरे मास का डायमेंशन। तो आंसर कैसे आएगा, फोर्स का डायमेंशन अपने पास है m1l1t-2 पावर्स में, आर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर है, और नीचे है मास एक बार और मास एक बार। ध्यान से लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे, सभी चीज मास की पावर टोटल देखना -1 हो रही है, लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करना। एल की पावर 3 हो रही है, टी की पावर -2 हो रही है। तो जी के डायमेंशन का फॉर्मूला बन चुका, m-1l पावर 3 टी पावर -2। वेरी गुड, कुछ लोगों को ऑलरेडी याद पता है या क्विकली देख लिया, आगे समझ लिया। इज इट ओके स्टूडेंट्स? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो मैं सेव करूंगा, कल हम यहां से शुरू करेंगे, ये मैं आपको लिखने को कल दूंगा, या आज आप स्क्रीनशॉट ले ले सकते हैं या वीडियो लेक्चर वापस देख सकते हैं। होमवर्क इस बेसिस पे रहेगा, आप ये पेज समझ चुके होंगे, उसी बेसिस पे आप क्वेश्चंस आज के करेंगे। क्विकली एमसीक्यू तक आना था, हमें कवरेज करना था। ओप्स, आंसर मैंने डिस्प्ले भी कर चुका, ऑल द अबव आर करेक्ट, समझ लीजिए। यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, a unitless quantity is always a number, it has no dimension, it may be a constant without, देखो all options are correct, please understand, please understand how all options are correct, please understand how all options are correct। किसी ऑप्शन में किसी को डाउट है? यूनिट ही नहीं है, यूनिट ही नहीं है, तो आपको समझ आ रहा है ना, n1 u1 इक्वल टू n2 u2 बोलते थे अपन। तो अगर यूनिट अगर अगर नहीं है, अगर यूनिट ही नहीं है, अगर नहीं है यूनिट, तो क्या बचा, तो क्या बचा, अगर नहीं है तो सिर्फ नंबर बचा ना स्टूडेंट्स, सिर्फ नंबर बचा, सिर्फ नंबर है, अगर यूनिट नहीं है तो सिर्फ नंबर है, तो इट इज ऑलवेज अ नंबर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन मे बी अ कांस्टेंट, मे बी क्यों पूछा, मे बी क्यों सही है, मे बी कांस्टेंट और मे बी वेरिएबल, मे बी वेरिएबल, वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। हैज नो डायमेंशन, जब यूनिट नहीं होता तो डायमेंशन भी नहीं होता, अगर किसी चीज को यूनिट नहीं होता तो डायमेंशन भी नहीं हो सकता, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर किसी चीज को यूनिट नहीं होता तो डायमेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। यूनिट नहीं है मतलब कैसे, तो कैसे यूनिट कैंसिल हो गया, मतलब लेंथ लेंथ क्यों ना, मीटर मीटर कैंसिल होके रेशियो लेके आया है, यूनिट नहीं है तो लेंथ लेंथ भी कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन भी उसका नहीं होगा। इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, इसकी कल बात करेंगे कि अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट होता है कि, कल बात करेंगे। सी ऑप्शन का उल्टा सही नहीं है, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट ए बी सी ऑप्शंस आर ट्रू, तो ऑल द अबव आर करेक्ट एज इफ नाउ। अब ऐसे सवाल आएंगे, इसका भी जवाब आप दे सकते हो, लकीली इस सवाल का जवाब दे सकते हो, आज आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो। मैं पोल चालू करूंगा, ये क्वेश्चन के लिए मैं पोल चालू करूंगा, 30 सेकेंड्स का ही पोल चालू करूंगा, भले आपको स्ट्रेन क्या होता है पता ना हो, बट आप इसका जवाब दे सकते हो। आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू, 30 सेकेंड्स का पोल फ्रॉम नाउ। डायमेंशन लेस नहीं है,
डायमेंशनलेस नहीं है मतलब उसको डायमेंशन होंगे। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है? आप चार ऑप्शन में से उस क्वांटिटी को जानते हो जिसको डायमेंशन होता है। डायमेंशनलेस नहीं है, जिसको डायमेंशन होता है, आप उसको जानते हो। आपके पोल का टाइम शुरू है, इसलिए मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूं। जैसे ही पोल टाइम खत्म होता है मैं आपको बता दूंगा कि आपको आंसर पता था करके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत स्टूडेंट्स ने क्विक क्विक जल्दी जवाब दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। रजिया, आर्या, अबोली, प्रणव जाधव, आदित्य शेड़के, वरुण गोडसे, शर्विल गडकर, इन लोगों ने क्विकेस्ट करेक्ट आंसर्स दिए थे। बहुत अच्छे। और भी बहुत लोग सही आंसर दे रहे होंगे। आई थिंक मेजोरिटी सही आएगा इस बार। लेट अस चेक। आई एम वेटिंग फॉर द फुल पोल टू गेट ओवर, वेटिंग फॉर द फुल पोल टू गेट ओवर। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, मेजोरिटी 50+ स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया हुआ है। 50+ स्टूडेंट्स ने, बहुत सही। 58 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। डेंसिटी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। डेंसिटी इज करेक्ट आंसर। इट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या आ जाएगा? सब लोग समझ सकते हैं। मास मतलब m पावर 1 डायमेंशन होगा, वॉल्यूम मतलब l क्यूब होगा, l⁻³ हो जाएगा, जैसे एरिया l स्क्वायर था वैसे। तो आंसर आएगा m पावर 1 l पावर -3। टी की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो टी की पावर 0 लिखेंगे। कल्पेश कांडेकर, अब समझ गया? एक्सप्लेन। बाकी तीन ऑप्शन नहीं समझा है मैंने। बाकी तीनों ऑप्शन आपको नहीं पता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपको पता है, एंगल की डायमेंशन लेस होता है। बाकी दोनों ऑप्शन आपको नहीं पता होगा कुछ, तो वो बाद में बताएंगे। अभी डी ऑप्शन आपको समझना है कि कैसे आंसर है। चलो, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। डू वी हैव एनीथिंग एल्स? चलो, ये यहां से मैं कल लूंगा, ये तीसरे क्वेश्चन से कल लूंगा। अभी थोड़ा सा होमवर्क डिस्कशन पे आते हैं। वी हैव एटलीस्ट 10 मिनट्स फॉर होमवर्क डिस्कशन। क्विकली मैं हर चीज का आंसर तो नहीं बताने वाला आपको स्टूडेंट्स, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी बुक में भी आंसर्स होते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी आंसर्स होते हैं, आपको पता होगा। आंसर्स होते हैं। अगर किसी के पास नहीं है सॉफ्ट कॉपी तो मैं आंसर्स की सॉफ्ट कॉपी भी भेजूंगा ताकि आप चेक कर सको। लेकिन कहीं पे किसी को मेथड में अगर प्रॉब्लम जा रही है तो मैं एक बार एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं, और शेयर्ड स्क्रीन पर से आप लोग समझ पाएंगे। 1.1 ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन 1.1 महाराष्ट्र बोर्ड, तन्वी पवार। तन्वी पवार, मैंने रजिया काजी का जो सॉल्यूशन है उसने लिखा हुआ, वो मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया था। वो मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया था, बहुत अच्छा सॉल्यूशन था। और वो सही कैलकुलेशन भी किए हुए थे। उसने जो डायग्राम भी निकाली है वो, उससे भी आपको समझने में आसान हो जाएगा। बहुत अच्छे से डायग्राम निकाली है, इसलिए मैंने वो शेयर किया हुआ था। सो यू कैन चेक इट। हाँ, वन थिंग आई कैन एक्सप्लेन कि बुक के आंसर में एक गलती है, बुक के आंसर में एक गलती है, और आप लोग भी वो गलती कर देते हो कभी कभी। आप लोग भी वो गलती कर देते हो कभी कभी। मीटर किलोमीटर में कन्वर्शन, जहां पे किलोमीटर, वो भी मैंने ग्रुप पे टाइप किया था स्टूडेंट्स, वो भी मैंने ग्रुप पे टाइप किया हुआ था। ग्रुप पे टाइप किया होता 1.1 में, ग्रुप पे किसी ने पूछा था, है ना। तो वहां पे 1737 कैसे आया था ना, नीचे जब रेडियस स्क्वायर ले रहे थे उसमें, तो रेडियस की वैल्यू 1737 किलोमीटर थी, है ना। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि सर 1737 लिखना चाहिए था, है ना, वहां पे 1737 लिखना चाहिए था। तो 1737 किलोमीटर का मीटर में करते थे, तो इसका स्क्वायर लेना चाहिए था, है ना। आई एम सॉरी, ये न्यूमरेटर में था ना,
रेडियस का स्क्वायर तो नहीं, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर था, ऊपर पाई आर स्क्वायर वाला था। ऊपर था लाइक पाई इंटू रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, और नीचे था लेट अस कॉल बड़ा आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर पाई इंटू आएगा स्टूडेंट्स 1737 किलोमीटर का। अगर आप मीटर में कर रहे हो तब नीचे जो दिया था वो भी 3.84 इंटू 10⁸ मीटर में आएगा। ठीक है, तो बहुत लोग बोले कि सर टेक्स्ट बुक में गलत आंसर ले लिया, उन्होंने 10⁵ लिया है नीचे। नहीं स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया है, टेक्स्ट बुक वालों ने ये स्टेप सही है, नीचे 3.84 इंटू 10⁵ ही लिया है। तो ऊपर भी सिर्फ 1737 लिया है, सिर्फ 1737 लिया है, सिर्फ 1737 लिया हुआ है। ओके, सिर्फ 1737 लिया है, या 1737 को ही उन्होंने लिखा है 1.737 इंटू 10⁻³ लिखा है। तो बुक में ये स्टेप में गड़बड़ नहीं है। क्यों गड़बड़ नहीं है? क्योंकि एक तो ऊपर भी उन्होंने मीटर में लेके मीटर स्क्वायर किया है, ये भी मीटर में लेके मीटर स्क्वायर है, वो चलेगा। या तो यहाँ पे भी किलोमीटर में लिया है, नीचे भी किलोमीटर में लिया है, तो कैंसल कैंसल होके डायमेंशन लेस ही आने वाला है। तो ये भी स्टेप सही है जो बहुत स्टूडेंट्स कर रहे थे, और टेक्स्ट बुक की ये भी स्टेप सही है, बस टेक्स्ट बुक का कैलकुलेशन गलत है। फाइनल आंसर कुछ तो भी 6.4 इंटू 10⁻⁻5 स्टेरेडियन आएगा अप्रोक्सीमेटली। दैट्स द आंसर। तो यहां तक का सब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर आज सुबह किसी ने जो कुछ पूछा है 7 बजे के आसपास, उस पे मैं कमेंट करता हूं। कोई तो भी क्वेश्चन में किस स्टेप तक आए थे, कोई मुझे बताएगा? कौन सा क्वेश्चन नंबर था आज सुबह जिसने पूछा था? टफ कैलकुलेशन मैंने बोल दिया, मैं आसान कैलकुलेशन करके बताऊंगा, वो 1.2 ही था। उसकी वो स्टेप बताओगे क्या स्टूडेंट्स? क्या आया था? 2 AU डिवाइडेड बाय कितना लाइट ईयर आया था? कितना लाइट ईयर था? कोई देख के बताएगा मुझे? 5.5 लाइट ईयर था। देखो, तो उस स्टेप तक सबको समझ आ गया होगा। अब मैं कैलकुलेशन का शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, देखना प्लीज, लुक ऑन द बोर्ड। कैलकुलेशन का शॉर्टकट, कैलकुलेशन का शॉर्टकट देखिए, कैलकुलेशन का शॉर्टकट देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन का शॉर्टकट देखिए। आंसर हमें निकालना था पार्सेक में, आंसर हमें निकालना था पार्सेक में, करेक्ट? कि आर्क सेक में, आर्क सेक में निकालना था, राइट? आर्क सेक में निकालना था। आंसर हमें निकालना था आर्क सेक में, आंसर हमें निकालना था आर्क सेक में, करेक्ट? तो आइडिया देखिए, डू यू ऑल रिमेंबर, मैंने क्लास में एक चीज की थी कि 1 पारसेक इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3.26 लाइट ईयर। ये याद आ रहा है किसी को? 26 लाइट ईयर है ना? तो जब मुझे 1 लाइट ईयर लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा? 1 लाइट ईयर को 1/3.26 लिखूंगा, 1/3.26 पारसेक लिखूंगा, है ना? आरी बस, तो ऊपर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखते हैं, नीचे 5.5 के साथ लाइट ईयर को मैं लिखूंगा 1/3.26 पारसेक, पारसेक। ठीक है, पारसेक लिखूंगा। ठीक है, अच्छा। अब एयू और पारसेक में क्या संबंध होता है? एयू और पारसेक का संबंध याद है किसी को? एयू और पारसेक का संबंध याद है? नहीं नहीं, मैं आसान मेथड बता रहा हूं। एयू और पारसेक, पारसेक में क्या आता है? 1 पारसेक, अगले पेज पे बता रहा हूं, वापस इस पेज पे आ जाऊंगा। आपको याद होगा 1 पारसेक डिस्टेंस जब हमने देखा था, तो बी डी इज इक्वल टू क्या था? थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा था? आर्क लेंथ बेसिस अपॉन बड़ा डिस्टेंस डी। देयरफॉर डी आ रहा था बी बाय थीटा। तो ये बी था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये लिया था 1 आर्क सेक, 1 आर्क सेक,
तब ये आया था 1 पारसेक। तो प्लीज अंडरस्टैंड, 1 पारसेक इज 1 AU डिवाइडेड बाय 1 आर्कसेक। ठीक है, 1 पारसेक का ही मतलब है 1 AU डिवाइडेड बाय 1 आर्कसेक। तो क्विकली आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं लास्ट पेज पे जा रहा हूं। अब मैं कैलकुलेशन देखो क्या करूंगा, 2 इंटू 3.26 ऊपर लेके जाएंगे, AU वैसा का वैसा रहेगा, नीचे 5.5 वैसा का वैसा रहेगा। पारसेक को मैं क्या लिखूंगा, जो मैंने अभी बोला, पारसेक को लिखेंगे AU अपॉन आर्कसेक। आ गया आपका आंसर, आ गया आपका आंसर इसी स्टेप में। अब AU कैंसिल हो जाएगा, आर्कसेक ऊपर जाएगा, ऊपर की वैल्यू क्या आ रही है, 6.52 डिवाइडेड बाय 5.5, तो अप्रोक्सीमेटली 5.5, 6.5 अपॉन 5.5 है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 65 अपॉन 55 कर सकता हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली 65 अपॉन 55, 5 डिवाइड किया, अप्रोक्सीमेटली 13/11, 13/11 का कैलकुलेशन में करूंगा, अप्रोक्सीमेटली 1 टेबल यूज करो, 1.18 आर्क सेक। आंसर क्या दिया था स्टूडेंट्स, आंसर टाइप करो। आर्क सेक में चाहिए था ना, आर्क सेक में चाहिए था ना आंसर। क्या आंसर आया है उनका, उनका आंसर क्या आया हुआ है, 1 पॉइंट। देखो अपना भी आया, अप्रोक्सीमेशन किया था, इतना अप्रोक्सीमेशन तो बिल्कुल चलता है। ये स्मार्टेस्ट मेथड है, आई कैन गारंटी यू दिस इज द स्मार्टेस्ट थिंग टू डू हियर। उन्होंने क्या क्या किया है, 60 और क्या क्या मल्टीपाई 180, अरे 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 अरे, कोई जरूरत नहीं है। प्लीज कॉपी दिस डाउन, कैलकुलेशन का शॉर्टकट, कॉपी दिस डाउन। यस, गुड। यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉर्मूला यूज किया जो मैंने अगले पेज पे लिखा था, है ना। एक तो चीज मैंने ये यूज किया, मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ इस सवाल में हमने क्या यूज किया। एक चीज ये यूज की, पारसेक और लाइट ईयर का कन्वर्शन, और एक चीज यूज की कि पारसेक होता है AU अपॉन आर्कसेक। ठीक है, पारसेक होता है AU अपॉन आर्कसेक, ये चीज यूज करी मैंने। फिर AU कैंसिल हो गया था, तो अपना इजीली आंसर आ गया था। गौरव, AU म्हणजे काय, गौरव पिछले लेक्चर अटेंड करो। ऍस्ट्रॉनॉमिकल युनिट कितनी बार किया, मागचे सगळे लेक्चर अटेंड केल्याविना पुढचे लेक्चर समजणं कठीण होणारच। आणि AU चा U कॅपिटल आहे बेटा, ऍस्ट्रॉनॉमिकल युनिटचा U कॅपिटल है। कल के 4 एग्जाम्पल्स में से कोई डाउट है स्टूडेंट्स, पूछिए, टाइप कीजिए। रंजित शिंदे पूछ रहा है, इफ एनी डाउट्स फ्रॉम कल का क्वेश्चन नंबर्स। NCERT 2.28 डाउट आया था। Can somebody post the question here, or just a second? I'll open the WhatsApp जहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिया था। 2.28 और 2, एक मिनट, मैं NCERT बुक भी खोल सकता हूँ। आई हैव, एक मिनट, सॉफ्ट कॉपी में से, जस्ट गिव मी अ हाफ अ मिनट। 2.28 एंड 2.20, ये दो चीजों के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, जल्दी से देखेंगे। जनरली हम 8:04-5 पे ही लेक्चर शुरू कर पा रहे स्टूडेंट्स, तो आई होप यू डोंट माइंड कि हम 9:35 तक जा रहे हैं उसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली। ओहो, 2.28 पूछा है किसी ने, और क्या पूछा है, 2.20 पूछा है। 28 तो एक्स्ट्रा वालों में था ना बेटा,
लेवल 2 में था, पहले लेवल 1 के देखेंगे बच्चों के लिए। 20 पूछा है, 20 भी पूछा हुआ है, 2.20। yes, nearest star is 4.29 light years away. How much is this distance in terms of parsecs? How much parallax would this star show when viewed from two locations of the earth 6 months apart in its orbit around the sun? Okay, 6 months apart in its orbit around the sun. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्लास क्वेश्चन। 4.29 लाइट ईयर एक स्टार अहेड है। अच्छा, यही क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल 2.2 है क्या बेटा, कि इसके जैसा है? एग्जैक्टली यही है कि इसके जैसा है। सॉल्व एग्जांपल आप पूछ रहे हो मुझे ना, तो सॉल्व एग्जांपल 2.2 एक्सप्लेन करने को आप लोग पूछ रहे हो। वेरी सिमिलर ना? हाँ, होगा ही, लग ही रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले सॉल्व एग्जांपल पढ़ने का होमवर्क दिया था स्टूडेंट्स, सॉल्व एग्जांपल समझ लेने का पहले होमवर्क दिया था। तो 2.20 में जब 4.29 लाइट ईयर्स दिया है, करेक्ट, 4.29 लाइट ईयर्स है, ये कैपिटल डी की वैल्यू है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ द स्टार की वैल्यू है। इसको पार्सेक में करना है, ये तो आप समझ चुके, अप्रोक्सीमेशन ऑलरेडी हमने अभी अभी किया। लाइट ईयर पार्सेक में कन्वर्शन, तो 1 पार्सेक बड़ा होता है, पार्सेक बड़ा यूनिट है, 3.26 लाइट ईयर, तो लाइट ईयर छोटा यूनिट है। कन्वर्शन करते समय क्या हो जाएगा, लाइट ईयर की वैल्यू 1/3.26 पार्सेक। तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा जो भी आ रहा है। हाँ, 4.29/3.26 क्या कैलकुलेशन आ रहा है देख लो। 43, 33, 1.3 कुछ आ रहा है, 1.3 अप्रोक्सीमेट, गुड, 1.3 पार्सेक के आसपास आएगा, राइट। अप्रोक्सीमेटली 1.3 पार्सेक में ले रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज बोली है, देखना, 6 months अपार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे सन ग्लो कर रहा है। तो अर्थ घूमेगी 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 उसके अराउंड, अर्थ की ऑर्बिट एलिप्टिकल होती है, सबको पता है। लेकिन इसमें का जो 6 months अपार्ट, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट डायमेट्रिकल पॉइंट होगा। एक साल में पूरा ऑर्बिट करती है, एक साल में अर्थ पूरा उसी जगह पे आ जाती है। 1 ईयर पूरा रिवोल्यूशन के लिए 12 months टाइम लेती है अर्थ। तो 6 months में कहा होगी, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे होगी। और ये डिस्टेंस क्या होगा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि एवरेज रेडियस होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो डायमीटर होगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्मॉल बी की वैल्यू हो रही है, राइट, स्मॉल बी की वैल्यू, और देयरफॉर स्मॉल बी जो है बेसिस पॉइंट, अगर ये लिया है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो अब आपको पूछा है थीटा, अब आपको पूछा है थीटा क्या होगा। तो थीटा हो जाएगा B/D होता है ना। तो अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बी की वैल्यू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डी की वैल्यू 1.3 पारसेक। फिर से जो अभी मैंने शॉर्टकट बोला था, पारसेक को आरसेक में कर दो, पारसेक को लिख लो बच्चों अगली स्टेप में AU/आरसेक। पारसेक का मतलब होता है AU/आरसेक। ये बुक वाला कैलकुलेशन मत करना, बहुत लंबा है, ये शॉर्टर कैलकुलेशन, शॉर्टेस्ट कैलकुलेशन है। पार्कसेक को लिखना AU/आर्कसेक, एंड आप आगे कर लोगे थीटा का आंसर, ठीक है। चलो, इसके अलावा भी कुछ डाउट होंगे और, तो टू बी कंटिन्यूड इन द डिस्कशन। जहां थिंक वाला था उसका एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं आया तो भी चलेगा, मैंने आपको उसका आंसर निकालो नहीं बोला था, थिंक ही बोला था, तो यू आर सपोज टू थिंक अबाउट इट। 2.16 क्विकली देखते हैं, 2.16 भी लेवल 1 होमवर्क में था। लेवल 2 होमवर्क के लिए मुझे लगता है मैं एक अलग छोटा सा आधे घंटे का लेक्चर रखना पड़ेगा, जिन स्टूडेंट ने वो अटेम्प्ट किए सिर्फ उन्हीं के लिए। ये थोड़ा और दिन देते हैं, बाकी लोग भी अटेम्प्ट करना चाहे तो फिर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? इसका एक स्टूडेंट ने, गर्ल्स में से किसी ने या बॉयज में से किसी ने, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, शायद गर्ल्स में से एक किया है इसका 2.16 का, वो मैं फॉरवर्ड करता हूँ ग्रुप पे, मुझे वो सही लगा। शॉर्ट अगर आपको बता दूं तो क्या करना है, यहाँ पे 2.16 में कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। रेडियस आपको पता चल गई,
वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या होगा स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ एन एटम मतलब वन एटम क्या होगा? एटम को स्फेरिकल अप्रोक्स स्फेरिकली होगा, स्फेरिकल 4/3 पाई r क्यूब, है ना, 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, तो ये यूज करेंगे। फिर वॉल्यूम ऑफ वन मोल एटम पूछा है, वन मोल एटॉमिक वॉल्यूम पूछा है, वन मोल एटम्स, एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब है वन मोल एटम्स का वॉल्यूम। उसके बीच में के एम्प्टी स्पेस जो आएगी दो एटम के बीच में वो नहीं लेना है। एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ वन मोल एटम, मतलब ऊपर का जो आंसर आएगा 4/3 पाई r क्यूब, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? वन मोल मतलब क्या नंबर होता है? जल्दी बताओ, वन मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है। वेरी करेक्ट। तो आपको सब वैल्यूज पता है, पुट करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो। आई थिंक इनफ डिस्कशन, वी आर गेटिंग लेट। अगला लेक्चर कुछ लोगों का है, सो सी यू टुमारो स्टूडेंट्स। आज का होमवर्क आ जाएगा आपको आफ्टरनून तक। थैंक यू, टेक केयर, बाय, या गुड डे स्टूडेंट्स। ये एक कंटेंट मेल दे भी रहते थे ना, वीडियोस के लेके आओ तो